हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, दूसरा है कॉमन रूट्स के क्वेश्चन। इस चैप्टर में और की जरूरत नहीं है और इसको हम बाकी उस फॉर्मूले से ओपन लिखना आया कि नहीं। -6 बोलो ना, 2a9 लाना है तो इधर कौन बचेगा, कॉमन b -5 क्रॉस मल्टीप्लाई -b इज इक्वल टू 1 माइनस वाली बात है। अगर आप किसी x की पावर n जैसी चीज से डिवाइड करिए, अगर 3 डिग्री का है तो ऑटोमेटिक 2 डिग्री का मिनिमम होना चाहिए। 15 करना है तो आपको रिप्लेसमेंट याद रखना है। आपको क्या करना है, दोनों रूट कॉमन पर चलें, बस एक रूट कॉमन की इतनी ही कहानी। एक रूट कॉमन बोल रहे हैं, कल हम लोकेशन रूट खत्म करेंगे 3 दिन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग, बढ़िया। तो आज हमारा ये पार्ट 2 होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पिछला अगर लेक्चर आपने नहीं देखा तो आप वो भी देख सकते हैं, है ना, चैनल पे अपलोड है। और उसमें हमने क्या क्या बातें की, पूरे चैप्टर को हमने 6 बातों में बांटा था। इस चैप्टर को पहला सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट के बेस पर, फिर ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। फिर आज के दिन हम बात करेंगे 3 चीजों पर, जिसमें पहला है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, दूसरा है कॉमन रूट्स के क्वेश्चन इस चैप्टर में, और थर्ड एंड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन ऑफ रूट, ठीक है। तो ज्यादातर इन्हीं 3 से सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है। अभी आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा इन्हीं से सवाल इस चैप्टर से आए हैं, एडवांस में भी और मेंस भी। तो शुरू करते हैं, पहला ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट। अब मैं बहुत बातें बताऊंगा आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट के अंदर, तो आप पॉइंट वाइज लिखते चलेंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट, ठीक है। इसके अंदर रूट्स और कोफिशिएंट के बीच की लगभग जितनी कहानी है सब बात करेंगे। तो पहले से स्टार्ट करते हैं। तो कई छोटे छोटे सवाल उन्हीं पर आते हैं। जैसे पहला, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया करेंगे, वो x² + bx + c = 0। बोलेंगे इसके रूट अल्फा बीटा है। कल हमने बात की थी, है ना, k टाइम्स और स्क्वायर टाइम्स, वो कंडीशन अपनी याद रखना, ठीक है ना। आज भी हो सकता है 1-2 क्वेश्चन मिल जाए उसके, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो अब वो कहते हैं कि इसके बाद आपको कई सारी चीजें निकालने को जैसे आ जाती हैं सामने, अल्फा क्यूब, बीटा क्यूब, है ना, अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर क्या होगा, अल्फा बाई बीटा + बीटा बाई अल्फा, ठीक है। ऐसी कई सारी वैल्यूज अपनी तरफ से कैलकुलेट करवा सकते हैं। अल्फा की पावर 6 + बीटा की पावर 6, ठीक है। और अगर इससे भी ज्यादा डिग्री की बात करें तो हो सकता है, तो आपको अलग बात होगी, वो हम आगे चलकर देखेंगे। तो नॉर्मली इतने तक ही जाएंगे, या इससे ज्यादा डिग्री तक वो नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे रूट्स होंगे उसके। तो अब जैसा कि आप जानते हो, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें मिल ही जाता है। यहाँ से 2 बातें, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है 2 बातें हमें मिल जाती हैं। जब भी ये 2 चीजें मिल जाती हैं तो एक तीसरी चीज अल्फा² + बीटा स्क्वायर को आप इनको अलजेब्रा के फॉर्मूले आपके पास है ना, बेसिक आइडेंटिटीज, उनकी हेल्प से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। -2 अल्फा बीटा, तो आपको अल्फा + बीटा पता है, अल्फा बीटा पता है, ये सब कोफिशिएंट पर डिपेंड सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। इसका फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बताएं सब लोग, अल्फा + बीटा इंटू अल्फा² + बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। तो अब देखो इसकी वैल्यू पता चल जाएगी, ये रही, इसकी वैल्यू पता है, इसकी पता है, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। यानी कि कोई भी बड़ी चीज पूछेंगे जब अल्फा बीटा में रिलेशन बनाकर, तो आप क्या करोगे, इसी प्रकार से निकालोगे। ये तो हमने निकाल ही लिया, ये क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, तो अल्फा² + बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। तो ऐसे थोड़े बहुत सिंप्लीफिकेशन करके आप निकाल सकते हो। जैसे कई बार 1/अल्फा + 1/बीटा ही पूछ लेते हैं, बताओ क्या होगा। ये छोटे छोटे एग्जाम में ज्यादातर पूछ लेते हैं। तो अल्फा + बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अच्छा 6 वाला चाहिए तो आप क्या करोगे, कैसे निकालोगे इसको, 6 डिग्री तक पहुंचना है, अल्फा स्क्वायर का क्यूब, बीटा स्क्वायर का क्यूब, वेरी गुड। तो मतलब ज्यादा इसमें बताने की जरूरत नहीं है, और इसको हम बाकी उस फॉर्मूले से ओपन कर देंगे और आगे देख लेंगे जो भी वैल्यू। तो एक पहली चीज हो जाती है। अब इसमें ये तो कोई खास बात नहीं थी, आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट और जिस पर क्वेश्चन रहेगा वो बात पर, ठीक है। क्वेश्चन बाद में मिलेगा एक ही साथ। तो बात ये है कि कई बार आजकल ऐसे क्वेश्चन आए, 2-3 बार देखने को मिले, कि वो ये तो बोलते हैं कि x² + bx + c एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट अल्फा बीटा हैं, लेकिन एक रिलेशन साथ में और दे देते हैं और कहते हैं एंड Sn या An कुछ लिख देते हैं, अल्फा की पावर n ± दोनों लिखता हूं मैं, दोनों के लिए ट्रू है। एडवांस में एक सवाल आया है, जेई में 1 या 2 सवाल आए हैं, तो पूरा एक एडवांस में सीधा पैसेज बनाकर इतना ही सब कुछ लिख के दिया उन्होंने। फिर अगर ऐसा कभी भी होता है, यानी कि एक चीज, ये क्या हो रहा है, एक रिलेशन दे रहा है कि Sn ऐसा लिखा जा रहा है, तो इसको आप लिख सकते हो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, आपको कोफिशिएंट उठाने होते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हो ASn + 2, ठीक है, विद साइन उठाना है, +BSn + 1, ऐसा एक रिलेशन होता है, डायरेक्ट प्रूफ कर सकते हैं हम, +CSn = ऑलवेज 0। तो इफ
अगर ये सब है देन आप ये हमेशा लिख सकते हो इसके लिए। तो एक रिलेशन देता है आपको कई चीजों में, तो इससे कई सारे सवाल हमारे बन जाते हैं। ठीक है, समझ में आया कैसे चलना है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लो मैंने अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानी 2x² माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। मैं कह रहा हूं अल्फा और बीटा है ना, इसके रूट हैं, एंड साथ में मैंने बोला an इज इक्वल टू अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। देन आपसे कुछ पूछ लिया मैंने, कोई रिलेशन जैसा पूछते हैं, जैसे एक सवाल ऐसे ही पूछा है, डायरेक्ट आया है, आप चाहो तो प्रीवियस ईयर में दिखा सकते हैं उसको। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे। तो फिलहाल अगर ऐसा है तो हम इसके लिए जनरल तौर पे कैसे लिख सकते हैं, अगर तो इतनी जानकारी होते ही हमें लिखना चाहिए क्वेश्चन में। ठीक है, 2 टाइम्स, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, n+2 से शुरू करो तो एक एक कम करते हुए जाना है। ठीक है, देखो ना, ठीक है, तो आप कहीं से शुरू कर सकते हैं, n से शुरू करो तो उस हिसाब से। तो ठीक है, तो 2 टाइम्स क्या लिखना चाहिए मुझे, an+2 प्लस विद साइन लेना है तो -6 लिखना आया कि नहीं, -6 बोलो ना, an+1 अगला प्लस 8 an इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो ऑलवेज ट्रू होता है, ये रिलेशन आपको याद रखना चाहिए। समझ में आया नहीं आया? आ गया? अगर आ गया है तो आप एक सवाल देख लो फटाफट, लास्ट में एकदम से ये मिल जाएगा। अब ध्यान से पढ़ो, बिल्कुल वही दिया है। कह रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट अल्फा बीटा है, an अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n। कोई दिक्कत नहीं, मैंने बोला प्लस माइनस दोनों के लिए ट्रू है, सही है कि नहीं? तो वही चीज दे दी उन्होंने, n ग्रेटर देन, फिर कह रहे हैं इसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, तो आप जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखें और ये दिया है अगर an, एक एडवांस में भी क्वेश्चन है, वो मिला नहीं, जल्दबाजी में देखा नहीं, बाद में कभी देख लेना। तो हम इसके लिए कैसे लिखेंगे, देखो 1 इंटू an+2, बोलो -6 an+1, क्या यही लिखेंगे, बोलो ना, -2 an इज इक्वल टू 0। अब आप जो क्वेश्चन में पूछ रहे हो उसको ध्यान से देखो, इसमें सबसे छोटा कौन है, 8। हमारे में सबसे छोटा कौन है, n की जगह 8, यानी कि किसी ने n को इसमें 8 भर दिया है। अब 8 भर दें हम भी, तो ये हो जाएगा 8n -6a9 -2 a8 इज इक्वल टू, थोड़ा व्यवस्थित किया जाए इनकी तरह, कैसे आ रहा है, 8n -2a8। अच्छा ये इधर गया 6a9, उनका क्या आ रहा है, 8n -2a8 डिवाइड बाय कितना लाना है, 2a9 लाना है, तो इधर कौन बचेगा, 3। तो आंसर क्या हो गया, आया नहीं आया, बात समझ में आई? तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हो जाता है कि आप रूट और रिलेशन है ना, यानी कि अल्फा की पावर n प्लस माइनस बीटा की पावर n, इसको स्पेशल याद रखना, उसके लिए वही रिजल्ट बार बार लगाते हैं हम। ठीक है ना, लगाना सीख गए, पीछे चलें वापस, चलो ठीक है। अच्छा लगे हाथों, अगर तुमने सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट देखा है तो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये आप कर सकते हो। शुरू करें बीच में क्वेश्चन, तो आप नोटबुक चाहो तो निकाल लो। ठीक है, तो आपको जैसे इसमें क्या करें, अल्फा बीटा इसके रूट है और डिफरेंस ऑफ रूट दिया है, अगर आपको याद होगा तो ये अपना क्या था, डिफरेंस ऑफ रूट। डायरेक्ट बोलो डिफरेंस ऑफ रूट की वैल्यू, हाँ मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, आपको कल के लेक्चर तक पूरा याद हो गया था। हाँ भाई रूट डी बाई ए होता है एंड इट इज इक्वल टू रूट 10। अब फटाफट रूट डी लिख लो इसके लिए, एक ही लाइन में, रूट उड़ा दें क्या, स्क्वेयरिंग, तो हो गया d इज इक्वल टू 10 टाइम्स a स्क्वायर। a और d आप लिख लोगे, a है 1 तो ये हो गया 10 इंटू 1 स्क्वायर। अच्छा d का ये हो जाएगा b स्क्वायर, यानी कि p स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3p बाई 4 इंटू 1। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, यानी कि p स्क्वायर माइनस 3p माइनस 10 इज इक्वल टू 0। फैक्टर होंगे क्या, कर लेंगे फैक्टर, क्या क्या आ रहे हैं, सेटिस्फाई करवा लो 5 और हाँ, तो p स्क्वायर अगला क्या होगा, माइनस 5p प्लस 2p माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो p कॉमन, p माइनस 5 है ना, तो क्या क्या आंसर आए, p माइनस 2 और p इज इक्वल टू 5 है ऑप्शन में, कौन सा, -2 और 5। समझ में आया? देखो डिफरेंस ऑफ रूट, ओनली डिफरेंस ऑफ रूट से काम चल गया। तो मैंने बोला पहले सवाल वही सम ऑफ रूट, डिफरेंस ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट पर ही आते हैं। ठीक है, यानी कि रूट्स और कोफिशिएंट के रिलेशन पर बेस्ड। क्लियर, बोलो। तो इसी प्रकार, और ऐसा नहीं कि एक ही है, अब ये देखो ये भी कुछ कह रहे हैं ऐसे ही, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके 30 और 15, tan 30 और tan 15 इसके रूट हैं बेसिकली। ठीक है, tan 30 और tan 15 और 30 और 15 को जोड़कर 45 बनता है कि नहीं बनता, तो वहीं से कहानी शुरू होगी इसकी, शुरू की जाए। तो यानी कि आप बोलो 30 प्लस 15 कितना होता है, ठीक है ना 45, tan ले लिया जाए, tan 30 प्लस 15, ये तो रूट है ना, और इधर कितना हो जाएगा tan 45, बोले तो 1। अच्छा इसको ओपन करेंगे, a प्लस बी वाला फॉर्मूला आता है क्या सबको, बोलो, डिवाइड बाय 1 माइनस tan 30 tan 15,
अच्छा अच्छा, अब एक मिनट, जब इसके रूट हैं तो इनका सम यही है क्या? ये सम है और ये क्या है? प्रोडक्ट हुआ ना फिर तो सम ऑफ रूट वहां से बोलो ना जल्दी से, कितना आएगा? माइनस पी बाय वन। ओके, वन माइनस प्रोडक्ट बोलो क्यू इज इक्वल टू कितना? वन। क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस पी इज इक्वल टू वन माइनस क्यू। क्या बोलते हो कितना चाहिए? क्यू माइनस पी की वैल्यू ले आते हैं हम, तो क्यू इधर लाओ, क्यू माइनस पी इज इक्वल टू कितना है हमारा? वन। क्यू माइनस पी वन चिपका दो तो कितना है आंसर? थ्री। करेक्ट एकदम से। तो छोटे छोटे सवाल, ठीक है। सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट और बेसिक उनके आपस के रिलेशन, छोटी मोटी ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट एक, हाँ एक और चीज सिखा देता हूँ, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ते हैं क्या हम लोग? तो आओ, इससे पहले मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ छोटा सा, रिमाइंडर थ्योरम। आएंगे उधर, वो वहीं का रोक देते हैं, एक छोटी सी बात कर लेते हैं। रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम समझना, कई बार बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं क्वेश्चन, और कई बार क्वेश्चन में यूज भी हो जाता है। एंड फैक्टर, एंड है यहाँ पर, दोनों बताऊंगा। थ्योरम, बातें सुन लेना ध्यान से, कहानी क्या क्या है, क्योंकि कई जगह यूज होता है इंटीग्रेशन वगैरह। जब भी कोई चीज px को qx से डिवाइड करता है, ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है? px कुछ इस प्रकार से लिखा है और qx यहां पर है कि नहीं? तो कुछ डिवाइड करने पर यहां कुछ आएगा, इसको क्या बोलते हैं? जल्दी नाम बोलो। और कुछ रिमाइंडर भी आएगा, ठीक है, इसको रिमाइंडर पुकारते हैं। नाम सबको आता है ना, क्या क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? मुझे खुद नहीं पता, ये परसेंट जो भी है, ये रिमाइंडर है। तो फिलहाल बात ये है कि इस चीज को हम कुछ लिखना चाहेंगे तो यहां से पहले तो रिमाइंडर थे, हम क्या कहते हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस प्लस दिस, यानी कि px इज इक्वल टू कैन बी रिटन एज ax qx प्लस rx, ठीक है। कई बार हो सकता है, अगर आप बेसिकली इतना ही लिखते हैं हम वैसे तो रिमाइंडर थ्योरम में, बस इतना ही, ठीक है। वो तो हम अपनी जानकारी के हिसाब से, और अपना इधर मान लो किसी को लिखना है तो ऐसे लिख सकता है ax प्लस rx अपॉन qx, ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। अब बात यहां पर जो है वो मैं बात ये बोलना चाहता हूं, आप ये बताओ, अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल, किसी भी चीज को किसी का फैक्टर बोलते हैं, तो फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है रिमाइंडर जीरो आना। जैसे मैं बोल रहा हूं 6 का फैक्टर 2 है, तो कैसे पता चला? 2 पूरा पूरा काट रहा है ना, बोलो कुछ रिमाइंडर बचा, तो फैक्टर हो यानी कि होने वाली चीज ऐसी चीज होती है, किसी भी का फैक्टर किसी को बोलना, इसका मतलब है रिमाइंडर जीरो आना, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम वही बोलते हैं कि अगर मान लो px है, px इज पॉलिनोमियल एंड x माइनस ए, कोई भी x माइनस ए जैसा आदमी है, x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ px। अगर कोई ये लाइन देके भाग गया, इसका मतलब यह है कि रिमाइंडर उसका जीरो होगा, सही है ना। और रिमाइंडर दिया कैसे जाता है? जनरल तरीके से रिमाइंडर भी लिख लो, किसी भी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर rx जो होता है वो इसको उसी में रख देना होता है। क्या करना होता है? उसी में रख दो, यानी कि rx इज इक्वल टू pa। और अगर कोई फैक्टर बोल रहा है तो pa हमेशा वो क्या होगा? जीरो होगा, वरना तो रिमाइंडर कैसे दिया जाता है? समझ में आया? उसको उसमें रख दो। नहीं आया समझ में? जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो, px में ले रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एंड मैं डिवाइड करना चाहता हूं इसको x माइनस वन से, और मैं सोच रहा हूं फिर रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो आप मैं डायरेक्ट निकाल दूं, मैंने क्या कहा? रिमाइंडर निकालने के लिए उठा के इसमें रख दो, यही रिमाइंडर है, यानी कि इसका रिमाइंडर जो होगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू वो पॉइंट उसी में रखना होता है p1। तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 3 मेरे हिसाब से। आप रिमाइंडर इसको लगा के देख लो, लगा के देखें, लगाना आता है ना सबको डिवीजन। तो x माइनस वन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का डिवीजन लग रहा है, ठीक है। तो x बार गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। आएगा नहीं आएगा? कुछ गड़बड़ हुआ है? 1 को रखते हैं वैसे तो, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा? माइनस प्लस, ये गया जुड़ गया, तो 2x प्लस 1 ना। अब कितनी बार ले जाना पड़ेगा? 2 बार, तो 2 टाइम्स, तो क्या इतना आया? 2x प्लस या माइनस माइनस 2। फिर जब जोड़ोगे तो समझ में आ गया था ना, ठीक है, कहानी क्लियर। तो 3 आ रहा है। तो यानी कि क्या होता है, रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम से एक बात समझ में आती है, यही कहते हैं दोनों, कि अगर मान लो है ना कोई px का फैक्टर कह रहा है तो फैक्टर जीरो होगा, और रिमाइंडर कैसे दिया जाता है? x छोड़ दो, तो रिमाइंडर ऐसा उसमें उस पॉइंट को रख देना होता है pa, ठीक है, उसका रिमाइंडर होता है। और जनरल फॉर्मूला इनका ये। अब एक और कहानी ये है कि जो भी रिमाइंडर और क्वोशेंट के बीच एक डिग्री का फासला होता है, ठीक है, 1 डिग्री का फासला होता है।
कहने वाली बात है, अगर आप किसी x की पावर n जैसी चीज से डिवाइड कर रहे हैं तो ये आदमी जो होगा x की पावर n माइनस 1 पॉलिनोमियल जैसा होगा, और ये अगर x की पावर n पॉलिनोमियल है। नहीं, ये बात समझ में आई? बात ऐसी मैं कहना चाह रहा हूं, देखो कहानी ये है कि आपने क्या लिखा, px इज इक्वल टू ax qx प्लस rx। मैं ये कह रहा था, अगर मान लो आप किसी क्वाड्रेटिक चीज से डिवाइड कर रहे हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये आपका rx जो होगा वो लीनियर फंक्शन होगा। नहीं आया? ये अंडरस्टूड होता है। लीनियर फंक्शन बोले तो ax प्लस b। नहीं आया? इनमें और इनमें 1 डिग्री का फासला होता है। ऐसे क्यों? क्योंकि अगर 1 डिग्री करने हो तो फिर से डिवाइड करेंगे ना। नहीं आया? क्योंकि देखो, अगर 7 को हम डिवाइड करें, छोटी सी बात को समझो, 2 से, ठीक है, तो मान लो मैं 4 बार भी तो कितनी बार ले जा सकता था? 2 बार भी तो ले जा सकता था। 3 पर ही क्यों ले गए तुम? नहीं आया? 2 पर ले गए तो 2 दूना 4, बच गया 3, ये भी तो रिमाइंडर है। अब एक और ले जाएं, कौन सी गणित हो गई है? आई कि नहीं आया? तो गलत हो गया ना। तो कहानी ये है, उसके मैक्सिमम तक ले जाना है, तो यानी कि जब तक ये इससे विभाजित होना रुक ना जाए। नहीं आया? जैसे 3 बार, अब 6, अब इसके पास ऑप्शन ही नहीं, यानी कि ये देखो इससे कम हुआ ना, जब तक ये और ये बड़ा रहेगा इससे हम डिवाइड लगाते रहेंगे। आया कि नहीं? यही तो है ना डिवीजन का रूल है। और कम हो जाता है तो रिमाइंडर हो जाता है। नहीं आया? तो यही फर्क है कि इन दोनों में एक रिलेशन है ना, तो वही रिलेशन अगर आप पॉलिनोमियल में डिवीजन कर रहे हो तो वो रिलेशन डिग्री से देखा जाता है। यानी कि अगर 3 डिग्री का है तो ऑटोमेटिक 2 डिग्री का मिनिमम होना चाहिए। अगर 3 का रहा तो फिर डिवाइड मारेंगे। रुकेगा क्या डिवीजन? नहीं रुकेगा। तो यही बात है। अब जैसे ये सवाल था, सवाल पर आ जाए। सवाल देखना, सवाल अच्छा है। कह रहे हैं, क्वेश्चन देखना, बिल्कुल जो बातें पढ़ी हैं उसी पर बेस्ड है बिल्कुल। कह रहे हैं लेट px बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट p0 इज इक्वल टू 1। ये कुछ दिया है, बाद में यूज होगा, हमें देखेंगे। इफ px leaves remainder 4 when divided by x minus 1 and it leaves remainder 6 when divided by x plus 1, then बताओ ये क्या, कौन सा ऑप्शन सही है? तो यानी कि जो भी हो हमें px निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो p2 p-2 वगैरह रखवा रहे हैं। लेकिन px लाए कैसे? px के बारे में क्या कहा है? px कैसा है? फिलहाल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया जाए अपनी तरफ से कोई। तो px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, जब भी किसी चीज में रिमाइंडर लगता है, आप जानते हो उसका इक्वेशन कैसे लिखा जाता है? px इज इक्वल टू ax मतलब कुछ भी आता है, qx मतलब जिससे डिवीजन लगा रहे हैं, और प्लस rx होता है कि नहीं होता? और rx कौन होता है ना, वो qx से डिसाइड करता है। अच्छा, अब देखना एक चीज, px में जब हमने डिवाइड किया किससे? x माइनस में, रिमाइंडर कितना है? 4। आपको किसी भी चीज से जब डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर का एक फॉर्मूला दिया, मैंने बोला वो उसमें रख देना होता है। यानी कि इनडायरेक्टली आपको दे रहे हैं कि p1 इज इक्वल टू 4। नहीं आया तुम्हें समझ में? यही तो बताया मैंने। रिमाइंडर कैसे मिलता है? वो फैक्टर उसमें रख देना होता है, वो रिमाइंडर ही होता है। तो p1 इज इक्वल टू 4। अच्छा, अगला क्या कह रहे हैं? एंड इट लीव्स रिमाइंडर 6 व्हेन डिवाइडेड बाय x प्लस 1, दैट इज p माइनस 1 कितना है? 6 है। क्या आपको ये छोटी छोटी बातें समझ में आई? अब कुछ मत करो, इसमें फिट करना है हमें। px की जगह किसको फिट करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो भी रहे, px ही लिखता हूं मैं, इज इक्वल टू ax पता नहीं, अपने तरफ से ले लेते हैं। और फिलहाल अब किससे डिवाइड कर रहा है? देन तो अब हम दोनों से डिवाइड करवाते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि 2 कंडीशन देने का मतलब है अब दोनों से डिवाइड करते हैं, तब हम रिमाइंडर देख के या फिर पॉलिनोमियल लाएं। एक सेकंड, या हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रूट्स के टर्म में मान लेना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन हो गया ना। 3 कांस्टेंट, 3 इक्वेशन, तो इसकी जरूरत ही नहीं है। 3 अननोन है, 1 2 3 ABC मिल जाएगा, आगे ना ऐसे हो जाएगा। मुझे लगा कुछ भारी क्वेश्चन है, तो ठीक है, फिर इसी में कंडीशन लगा दो। तो पहली कंडीशन लगा देते हैं p0 वाली, p0 इज इक्वल टू 1। तो p0 कितना आएगा? जल्दी बताओ। c मिल गया। दूसरा क्या करना है? p1 इज इक्वल टू 4। तो p1 इज इक्वल टू 4 लगाओ, इसमें कहां गया ये? तो a प्लस b प्लस c की वैल्यू 1। इधर देखो, 1 लगा रहे हैं, इज इक्वल टू कितना? 4। तो a प्लस b कितना? 3। अच्छा, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। थर्ड -1 लगाए तो -1 रखो, तो a माइनस b प्लस 1 ना, c तो 1 ही है, कितना? 6। तो a माइनस b कितना आ रहा है? 5। लगाओ इसके नीचे, a b भी फाइंड करो, कितना आ रहा है जल्दी बोलो। 2a, a कितना आया? 4, b कितना आया? b
-1, बी कितना आया -1। ठीक है, तो फिर क्या हमें पी एक्स पूरा पूरा मिल गया, इसकी जरूरत नहीं पड़ी, मुझे लगा ये सवाल दूसरा है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो फिर दूसरा सोच रहा था। तो एक मिनट लगा दो, तो कितना होगा 4x² माइनस x प्लस 1। क्या पूछ रहा है वो? अच्छा 2 और -2 चेक करवा रहे हैं, चेक कर लें अब। चलो चेक कर लो। तो P2 बताओ फिर कितना आएगा, और P -2 भी बताओ। P2 कितना आया? 4 4 16 15 15। अच्छा P -2 कितना आया? 19। कोई है ऑप्शन में? कौन सा? सी करेक्ट। तो ये रिमाइंडर फैक्टर, हालांकि और भी एक क्वेश्चन बन सकता था, वो ऐसा पूछते हैं कि फिर एक रिमाइंडर, इसी में क्वेश्चन में बढ़ा सकता हूं कि फाइंड रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x -1 एंड x + 1 बोथ। नहीं आया, ये अलग अलग रिमाइंडर दिए, फिर वो एक क्वेश्चन इसी पर बनाते हैं हमें, है ना, वो क्वेश्चन के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती, तो फिर रिमाइंडर बाकायदा निकालना पड़ता। फिलहाल कहानी वही है जो मैंने बोला था, 1 डिग्री कम लेना, फिर उसके लिए Rx के लिए इक्वेशन बन जाती, जो वो P0 की इक्वेशन थी वो Rx की इक्वेशन बन जाती, तो वहां से Rx के जो कांस्टेंट होते हैं A और B, वो निकाल के हमारा काम चल जाता है। चलो अच्छा वापस चलते हैं पीछे, यहां तक पहुंच गए थे, बात चलें रूट्स की ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट पर वापस आते हैं। आगे बढ़े तो आपको एक और आता है कि जब एक इक्वेशन दी होती है, जैसे मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी एक दी है ax² + bx + c, और इसके रूट क्या है? अल्फा बीटा है, लेकिन बाद में वो रूट्स में ट्रांसफॉर्मेशन करके एक नई इक्वेशन बनाते हैं, न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद आया? कई बार न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं रूट में ट्रांसफॉर्मेशन करके, तो वो कैसे किए जाते हैं आओ समझते हैं। ठीक है, अब एक बात, बेसिक बात को समझ लो कि x ही अल्फा है और x ही बीटा है। आपको समझ में आया? ये बहुत छोटी सी बात होती है, कई बार लोग भूल जाते हैं। x ही अल्फा है और x ही बीटा है, x ही है वो। तो अगर मान लो आपका ट्रांसफॉर्मेशन में इधर लिखता हूं, मान लो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन किया जा रहा है रूट्स में, तो आपकी क्या चेंज करना पड़ेगा वो यहां लिख देते हैं। आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा इक्वेशन में और आपको फट से इक्वेशन मिल जाएगी, तो यहां लिख देते हैं न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओल्ड इक्वेशन तो अपनी यही है अल्फा बीटा, तो अब इसके सिंपल रूट अल्फा बीटा है। मान लो मैंने बोला कि अब मेरे रूट अल्फा बीटा ना होकर अल्फा प्लस माइनस के, जब के टाइम्स कुछ जुड़ या घट जाए रूट्स में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम समझेंगे। समझ में आया? तो ऐसे बातें, जैसे मान लो क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, वो बोलेंगे इसके रूट अल्फा बीटा है, तो बताओ वो कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसके रूट अल्फा + 2 अल्फा बीटा + 2 होंगे। तो आपको ढूंढनी पड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अल्फा बीटा अलग अलग ढूंढेंगे क्या? नहीं, उसी के लिए बहुत ज्यादा नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन रूट क्या है, मैंने बोला ना x ही अल्फा है, तो आपको क्या करना चाहिए, अल्फा या बीटा की जगह, तो सेम ऑपरेशन हो रहा है दोनों में, सेम ही हो रहा है, तो उसके लिए बहुत यही लगा सकते हैं, ठीक है ना, सेम ऑपरेशन होना चाहिए दोनों में, अलग अलग नहीं। तो सेम ऑपरेशन अगर हो रहा है तो अल्फा की जगह आप x लिख लेना, x + k = एक नया वेरिएबल मान लो y। नहीं आया क्या? नया वेरिएबल y। तो आपको फिर क्या करना है, फिर आपको कुछ करना नहीं है, x की जगह इसका मतलब y - k रिप्लेस करना है। यहां से रिप्लेसमेंट देखेंगे क्या करना है, बात समझ में? किस में रिप्लेस करना है? पुरानी इक्वेशन में। समझ में आया? तो नई इक्वेशन कैसी बनेगी, a टाइम्स y - k का होल स्क्वायर, प्लस को लिया है हमने, ठीक है, आप माइनस वाले ले लो तो फिर प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब कुछ नहीं है, x की वैल्यू y के टर्म्स में लानी है और उठा के उसमें रख देना है, y - k प्लस b y - k प्लस c। अब थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो यहां से y में एक क्वाड्रेटिक मिलेगी, और यही वो नई क्वाड्रेटिक है, लेकिन बस वेरिएबल y हो गया अब तुम्हारा, जिसके रूट आप कैसे दिखेंगे, उसके रूट के प्लस टाइम्स प्लस जितना भी रहे। जैसे मान लो किसी के रूट हो गए 1/अल्फा, मान लो इसके रूट अल्फा बीटा थे, किसी ने बोला 1/अल्फा 1/बीटा अब रूट हो गए, तो बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। तो आपको क्या करना है, आपको करना यह है कि इधर भी वही काम करना है, यानी कि आपका जो y है, ठीक है, वो कैसा हो रहा है, अल्फा ही x है, उल्टा तो नहीं हुआ, देख लो ऊपर वाला, सही है ना। तो आपको इसका मतलब x को किससे रिप्लेस करना है, 1/, आपको बस करना क्या यह है कि अल्फा या बीटा को x समझना है अपनी नजरों में और उसको नया देखना है। नहीं आया? अब ये रिप्लेसमेंट अगर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, a टाइम्स 1/y² y का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स 1/y प्लस c = 0। अब देख लेना ये y उधर टकरा जाएगा, तो cy² + by + a = 0 आ जाएगी इक्वेशन।
ऐसे कोई भी रिलेशन हो, मान लो अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n अगर करना है तो आपको रिप्लेसमेंट याद रखना है। आपको क्या करना है, इसको x की पावर n समझ लेना है और ये y, और x को रिप्लेस कर देना है किससे, y की पावर 1 बाई n, नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसे करके कोई भी सेम ऑपरेशन करवाया जाएगा, कर लेंगे। चले कॉमन रूट पर आ जाता हूं फिर मैं, बोलो। तो आपके रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनाए जा सकते हैं। आगे बढ़े, अगला सवाल है कॉमन रूट के बारे में। तो हमें पढ़ लेना चाहिए कॉमन रूट क्या होता है। शुरू करें, ए पीछे सो रहे हैं, पता करो कौन है कॉमन रूट्स, बातें नहीं। अब आप देखना, कॉमन रूट की जब भी बात की जाई नहीं होगी तो यानी कि अब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे, वो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देना पड़ेगा उनको। तो यानी कि हम भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लेते हैं फटाफट। एक a1x स्क्वायर प्लस बोलो c1 इज इक्वल टू 0। बोलोगे नहीं तो नींद आ जाएगी, जैसे मैं बोलता हूं ना, मुझे नींद नहीं आती, ठीक है। ये दो इक्वेशन, दोनों के दो दो रूट, चार रूट मानो होंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2। अब बात ये है कि आप ये बताओ, अरे बातें नहीं, कि इनके एक रूट कॉमन या दोनों रूट कॉमन, या दोनों बातें, दोनों बातें। तो अब बातें ये हो सकती है, या तो एक वन रूट कॉमन, बोलो, या तो हो सकता है दो क्वाड्रेटिक के बीच एक रूट कॉमन हो, या बोथ रूट कॉमन। इसके अलावा कोई अतिरिक्त तीसरी बात, बोलो। पहले तो ये समझेंगे, कोई तीसरी बात नहीं। तो यानी कि इन्हीं दोनों पर सवाल पूछे गए हैं अब तक, जो भी पूछे गए हैं, बहुत सारे सवाल हैं, झगड़ा नहीं, ठीक। तो अब आओ वन रूट कॉमन समझेंगे। तो पहला है हमारा, यही उठाते हैं हम, क्या लिए, वन रूट कॉमन, ठीक है। दोनों बातें बताऊंगा, दो तरीके से हम देख सकते हैं, बहुत आसान है। आप डायरेक्ट लगाना सीखेंगे, कई लोग बहुत बड़ा फॉर्मूला सीखते हैं, वो आप डायरेक्ट सीखेंगे कि कैसे लगाया जाता है। बातें नहीं, क्या है, तुम सीधे बैठो ना। देखो अब अगर तो एक ही रूट कॉमन है, मैं यही इसी में ले लेता हूं। तो एक अल्फा है, मान लो एक बीटा, इसका भी एक अल्फा, तो इसका एक गामा होगा। तो दोनों का कॉमन रूट एक ले लिया मैंने, अल्फा बीच में, ठीक है, अल्फा हो गया। प्रूफ करने की आवश्यकता है या डायरेक्ट लिखें, डायरेक्ट फॉर्मूला बता दें कैसे लिखते हैं डायरेक्ट। पास पास इज इक्वल टू, हाँ डायरेक्ट फॉर्मूला है अपने पास, पास पास इज इक्वल टू दूर का स्क्वायर। क्या कोई तो याद कर रहा है, दूर का स्क्वायर। पास पास कैसे लिखा जाता है वो तो बताओ। ये पास पास है क्या, और ये पास पास में, दोनों है ना, ऐसे पास पास पढ़ा जाता है। ये दोनों पास पास में ना, दोनों कोफिशिएंट। तो कैसे लिखते कैसे हैं वो तो बताओ। a1 b2 माइनस a2 b1 इंटू b1 c2 माइनस b2 c1, आया क्या, इज इक्वल टू दूर का स्क्वायर। बताओ दूर का स्क्वायर कैसे लिखा जाएगा। दूर कौन कौन है, दूर हैं ये दो लोग, ये दो आदमी दूर दूर हैं बहुत, सही कि नहीं। तो दूर का स्क्वायर कैसे लिखा जाएगा, a1 c2 माइनस c1 a2 का होल स्क्वायर। तो बस खत्म क्वेश्चन, इसके बाद कुछ होगा ही नहीं। ये एक मेथड सबसे ज्यादा काम का यही है, मतलब ऑफिशियली देखा जाए तो यही मेथड है। बाकी लोगों ने अपने भी मेथड बनाए, वो बताएं। दूसरा तरीका ये होता है कि कई बार लोग क्या करते हैं, मान लो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए, बात नहीं, ठीक है। एक दी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मान लो, और एक इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या कुछ भी इस तरह से। कई बार क्या होता है, आप एक बात समझें, हम अगर इनके कोफिशिएंट सेम कर लें, समझना इधर, कोफिशिएंट सेम कर लें, देन अगर आप डायरेक्ट फिर घटा भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्योंकि कोफिशिएंट सेम करने के बाद अगर तुमको घटा दो ऐसे, तो ये उड़ गया ना, ये जाते ही क्या हुआ, अब तो ये लीनियर बची ना, तो एक ही रूट आएगा। भाई जब दो चीजों को सॉल्व करते हैं तो आप बताओ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता कि नहीं आता, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही रूट होता है कि नहीं होता, जिस दिन एक्स एक्सिस के साथ होता है उस दिन रूट होता है। तो इसीलिए क्या होता है, अब यहां से देखो, अगर आप कॉमन लो तो ये क्या हो गया, यहां पर भी बी कर लें कुछ तो, है ना, बी कर लें, क्या बी कर लो यहां पर भी, तो कितना हो गया 1 माइनस बी, बोलो, और इधर कितना हो गया 1, अच्छा इसको प्लस कर लो, इसको माइनस कर लो, अपनी घर का क्वेश्चन है, ठीक है, प्लस 1 माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो गया 0। यहां से एक्स फाइनली कितना आएगा -1, अरे 1 माइनस बी 0।
समझ में आया 1। तो ये भी जो भी जब ऐसा करते हो, जब भी आपको ऐसा करने से एक रूट प्राप्त होता है, ये कॉमन रूट ही होता है। समझ में आया? कई क्वेश्चन में लग जाता है, कई में नहीं लगता, वरना तो ये है ही आपके पास, पास पास इज इक्वल टू दूर का स्क्वायर। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, चला जाए। अब आते हैं दोनों रूट कॉमन पर। चलें, बस एक रूट कॉमन की इतनी ही कहानी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पास पास दूर का, और आप इक्वेशन को बढ़िया ऐसे ही लिखना है, ऐसा नहीं सी इधर है और तुम लगा के बैठे हो, सी को इधर ही लाना है व्यवस्थित। चलिए दूसरी बात, अब आते हैं दूसरी बात पर कि दोनों रूट जब कॉमन हो। सेकंड, व्हेन बोथ रूट कॉमन। बातें नहीं, बोथ रूट कॉमन बोलने का मतलब है भाई फिर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ही हुई ना। अगर रूट ही अलग अलग होते हैं तभी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बदलती है, अगर रूट ही सेम हो गए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक जैसी हो गई। तो आप उसको आइडेंटिकल भी बोल सकते हो उन दोनों को। तो जब भी कोई चीज, कोई इक्वेशन आइडेंटिकल हो जाती है, बातें नहीं, बताओ, आइडेंटिकल हो जाए तो इसका मतलब क्या होता है, उसके कोफिशिएंट भी रेशियो बराबर होता है कि नहीं। तो दैट मीन्स अगर आपको पता चल जाए कि इनके दोनों के दोनों रूट कॉमन है, सेम है अल्फा बीटा, तो आप बोल सकते हो कि इनका रेशियो a1/a2, b1/b2, c1/c2 कैसा रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। समझ में आया? अब खास बात ये नहीं है, खास बात इसमें ये है, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उस पर आते हैं हम। दोनों रूट कॉमन तो आप डायरेक्ट रेशियो काटोगे। समझ में आया? किसका? कोफिशिएंट्स का। अब दूसरी बात, खास बात तो इसमें यह है कि जो वो क्वेश्चन पूछते हैं जेईई में, उसमें वो क्या करते हैं, एक कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन देते हैं। स्पेलिंग पता नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देते, कंप्लीट इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब समझ लो जिसमें कोई भी अननोन नहीं, जैसे एक्स स्क्वायर के साथ कोई ना कोई, जैसे मान लो मैंने दे दिया 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, मान लो ये इक्वेशन है। तो ये कंप्लीट इक्वेशन है। कंप्लीट इक्वेशन बोलने का मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि उसके डी से है। अगर आप इसका डी चेक करें तो कैसा आएगा, b² बोले तो +1 का होल स्क्वायर -4ac, -4 × 4 × 2 कैसा आया, फिलहाल निगेटिव आया क्या। तो आप यहां पर आप ये बात समझें, यानी कि कभी भी कंप्लीट इक्वेशन आपकी अगर देते हैं और वो बोलते हैं कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन एंड इफ वन कॉमन रूट की बात करते हैं, तो हमेशा क्या करना चाहिए, देन ऑलवेज चेक डी। नहीं आया, ऑलवेज चेक कॉमन की कंडीशन, वन रूट कॉमन की कंडीशन। इसका मतलब बहुत सही से लगानी है, कई बार दोनों कॉमन होते हैं और कॉमन वन रूट कॉमन की लगा दोगे तो आएगा नहीं। तो आपको इसलिए डी चेक करने चाहिए, ऑलवेज चेक डी। और इफ डी <0 तो एक रूट कॉमन थोड़ी है फिर तो, बोलो d <0 तो कैसे रूट होते हैं, इमेजिनरी ना। और इमेजिनरी लोग भाई भाई बन के आते हैं, p ± q आयोटा जैसे। तो ये यानी कि दोनों, फिर दोनों को कॉमन होना पड़ेगा। नहीं आया, ऐसा संभव ही नहीं है कि 2 + √3 किसी का रूट हो और फिर दूसरा 2 हो। कोई भी चीज होती है इरेशनल आए या कॉन्जुगेट, जैसे इमेजिनरी में तो हमेशा पेयर में ही आते हैं, कहीं पर दोनों साथ में जाते हैं। समझ में आया? तो इसका मतलब यहां पर कहानी क्या है, देन बोथ रूट कॉमन, यानी कि झूठ बोल रहे हैं वो। समझ में आया? एक रूट कॉमन बोल रहे हैं, लेकिन आपको अगर डी कंप्लीटली दिया है, गिवन है, तो आप उसका डी जरूर चेक करें। बात समझ में आई? तो ये पूरी कॉमन रूट की आपकी कहानी हो गई। इन दो कहानियों के अतिरिक्त आपको किसी तीसरी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके सारे सवाल बन जाएंगे। चले सवाल पर क्या करें, वैल्यू ऑफ बी फॉर विच द इक्वेशन है वन कॉमन रूट। पास पास दूर का स्क्वायर लगाओ, फिर से कहानी वही लगेगी। लगाओ, कैसे लगेगा, पास पास दूर का स्क्वायर एक लाइन में लगाओ। लिख लें क्या ऊपर नीचे, पहले x² लिख लेना चाहिए, इससे कैसे समझ में आता है फिर। तो x² प्लस इज इक्वल टू 0 लगाओ, पास पास दूर का स्क्वायर, पास पास कितना हुआ 1 माइनस b, इधर कितना हो जाएगा b² माइनस माइनस प्लस 1, सेम हो रहा है, वही आ रहा है क्या, b माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, सेम आ रहा है। तो यानी कि इसको सॉल्व करके हमारा कितना आया था, b² इज इक्वल टू 3 ना, -3। हाँ तो b इज इक्वल टू √3 आयोटा ना। हाँ देखो यहां सही आ रहा है, वहां थोड़ा अटका रहा है वो, √3 आयोटा प्लस माइनस भी आएगा ना। ठीक है, ये तो अलग हो गया, लेकिन वहां पर वो मॉड भी पूछ रहा है, दैट उसका मतलब क्या है, पहले ही मॉड काट दिया क्या, मॉड b² पे ही। तो क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना, मॉड b² पहले ही काट दिया, तो इधर क्या हो जाएगा मॉड -3 ना। समझ में आया? हो सकता है उसने ऐसे सॉल्व करने की कोशिश की हो।
है ना, तो मॉड बी इज इक्वल टू फिर बाद में √3 आ ही जाएगा, क्योंकि रूट में वैसे ही सारी पॉजिटिव। समझ में आया? पॉजिटिव की बात करें, क्योंकि और कोई ऑप्शन आने के है ना चांसेस नहीं है। कुछ ऐसे सवाल कर लो, ये मैंने कल आपको पढ़ाया था। क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, ये पहले पूछे जाते हैं, अब कहीं कहीं अब तो यूज होते हैं, अब क्वेश्चन नहीं बन के आता। ये कभी भी ऐसे इक्वेशन देते हैं और ये ग्रेटर देन 0 है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0। कल याद आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0 की कंडीशन लिखी थी हमने, क्या क्या होती है बोलो? पहली a, दूसरी d लेस देन 0। तो आपको ऐसे इंटरवल बेस्ड ऐसे क्वेश्चन कई सारे अभी आएंगे, और लोकेशन ऑफ रूट में तो बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो आपको d लेस देन 0 करना होता है। इसके लिए a कौन है? a1 है, करने की आवश्यकता नहीं। तो d कैसे लिखोगे आप, एक बार बोलो? 4a² माइनस 4a1c कैसा लिखा जाएगा? लेस देन 0। कई बच्चे क्या करते हैं, ग्रेटर देखकर वो भी डी में भी ग्रेटर कर देते हैं। नहीं आया, गलती ये करते हैं बहुत सारे, है ना, तो वो समझ नहीं पाते कि ग्रेटर का मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर का मतलब डी ग्रेटर नहीं होता है, डी लेस होना है। क्योंकि ग्रेटर का मतलब क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऊंचा है एक्स एक्सिस से। समझ में आया? दैट मींस टच नहीं होगा, ना कट नो टच। समझ में आया? तो इसलिए डी लेस देन 0 करना होता है। अब यहां से सॉल्व कर सकते हो आप, तो 4 कॉमन लेके 0 कर सकते हैं हम। a² माइनस प्लस 3a और जल्दी बोलो -10। फैक्टर हो रहा है क्या? फैक्टर जल्दी बोलो क्या आएंगे? a प्लस 5 या -5? a प्लस 5 और a -2। पक्का देख लो एक बार, चेक कर लो। a² 5a -2a 3a और -10 आ रहा है। नंबर लाइन पे बिठाएं, कहां -5 और 2, और डिग्री ब्रैकेट प्लस माइनस प्लस। कहां रहना चाहते हैं? लेस में रहना चाहते हैं ना, लेस बोले तो -5 से 2, तो कौन सा आंसर है? बी ऑप्शन। तो ऐसे छोटे छोटे सवाल आ गए हैं। ये बेसिकली कई बार मैं बताता हूँ इसका यूज सबसे ज्यादा कहां होता है। इसका यूज होता है मोनोटोनिसिटी में। तो मैं आया जब 3 डिग्री की पॉलिनोमियल दे देते हैं, 4 डिग्री पॉलिनोमियल दे देते हैं, तो उसके लिए कई बार बोलते हैं आपका कॉनकेव, जैसे मान लो बोल दिया कॉनकेव अप है। कई बार आप चुपके से इक्वेशन में इतना देख के भाग जाते हैं, वो f′x ग्रेटर देन 0। तुम समझे? कई बार डिफरेंशियल इक्वेशन में छोटा सा इतना सा लिख देते हैं ये। तुम ध्यान दो, कभी एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करोगे डिफरेंशियल डेरिवेटिव तो ये बहुत ज्यादा दिखाता। इसका मतलब समझे थे? इसका मतलब f′x इंक्रीजिंग फंक्शन, और इंक्रीजिंग के लिए वो ग्रेटर लेस आ जाता है ना, इनइक्वालिटी। तो कई बार उसमें क्वाड्रेटिक फंस जाता है, और फिर उसके अंदर अननोन डाल के वो आपसे कुछ भी सॉल्व करवा सकते हैं। आगे चलें, ये सवाल क्या कह रहे हैं? हाँ, ये कल पढ़ाया था। ये पहले तो इसका मतलब समझा दो, ये मुझे समझ नहीं आता। ट्वाइस एज लार्ज का मतलब क्या है? जोड़ना है या मल्टीप्लाई करना है? ट्वाइस का मतलब मल्टीप्लाई होता है शायद, है ना? हाँ, ट्वाइस मतलब मल्टीप्लाई ना, यानी कि एक रूट अल्फा तो दूसरा 2 अल्फा। तुम वो के वाला कॉन्सेप्ट समझ गए ना, अल्फा के अल्फा वाला। कल का देखो एक लाइन में आंसर लाएंगे। अल्फा के अल्फा क्या होता था याद करवाओ एक बार। b² अपॉन ac इज इक्वल टू k+1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय के। एक मिनट, b भरवा दो और ac भर देंगे बस। a चाहिए ना, इसको a चाहिए वैल्यू, है ना? तो b² की जगह कितना आएगा? 3a - 1 का होल स्क्वायर। a कितना? a² - 5a + 3 इंटू c कितना? 2 इज इक्वल टू k कितना आएगा? 2। तो 3 का स्क्वायर 9, नीचे कितना? 2। देखते रहो, 2 कट गया क्या? रुको तो, 2 कटा, ये 9 टाइम्स इधर जाएगा, है ना? थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, जल्दी से एक्सपेंड करें क्या? ये हो गया 9a² + 1 - 6a, कितना होगा? 6a इज इक्वल टू 9 टाइम्स, इधर देखो, a² - 5a + 3। जल्दी बोलो, 9a² गया, a की वैल्यू निकालनी है हमें, और कितना बचा? +1 - 6a इज इक्वल टू 9 × 5 = 45। आएगा या नहीं आएगा? 9 × 27, 9 × 3 कितना होता है? 27 ना। सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है, आएगा या नहीं आएगा आंसर? 45 से 6 गया, कितना बचा? 45 से 6 गया 39। 39 39 को बोलते हैं क्या? 39 मतलब 49 लग रहा था, 49। तो 39 बचा, ठीक है। 39a इधर ले आए, इज इक्वल टू उधर के आगे कितना हो गया? 26 8। अरे क्या बोल रहे हो तुम? 26। तो a कितना आया? कुछ कट रहा है किसी से? 13 से जा रहा है ऑप्शन में है, ठीक है। तो डायरेक्ट देखो बनते हैं, आप जितना ज्यादा फॉर्मूले और चीजें रट के रखोगे
आपका स्पीड और आपका टाइम और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं? अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन फॉर सम के एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आर दिस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। बताओ। तो पहले देखो, पहले के निकालना पड़ेगा आपको, है ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को व्यवस्थित कर लें। ये 4 को पीछे लूं तो k की पावर 4 लिखा है क्या? 2 टाइम्स k की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सही है कि नहीं? अच्छा, हमें दिया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 66। ये बताओ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए खट से यहां पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा लिख लेंगे। कितना आ रहा है अल्फा प्लस बीटा? माइनस माइनस प्लस 4√2k। अगला अल्फा बीटा c बाई ए, तो c कौन है? पूरा यही है ना, ए कितना? 1। चलिए अब इसमें लगाना पड़ता है हमें अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ये k निकालने के लिए काम आएगा शायद। सही है? ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लगाओ यहां पर। कितना आएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो गया? 4 16 इंटू 2 32, 32 के स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, 2 अंदर मल्टीप्लाई करो इसके, तो -4 के की पावर 4 और -2 जाना है तो माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 6। अब एक के चाहिए क्या? निकालना क्या है? अच्छा, के ही निकालने में तो बहुत देर लग जाएगी। हाँ भाई, के निकलेगा क्या? निकालो, फिर निकालो, पेन चलाओ। क्या करें क्या करें? कुछ कॉमन लेके जा रहा है, 2 हटाओ, हल्का करो पहले। 16 के स्क्वायर माइनस 2k4 प्लस 1 इज इक्वल टू 33, 32 है ना? तो हो गया 2k की पावर 4 माइनस 16 के स्क्वायर प्लस 32 इज इक्वल टू 0। यही बन रही है ना? 2 भी गया तो k की पावर 4 माइनस 8k स्क्वायर प्लस 16। अरे परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, बन रहा है क्या? k स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर है क्या? माइनस, सॉरी, बोलो 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 बोलो, है ना? मैं वही डर रहा था, मैंने सोचा इतना कैलकुलेशन कैसे दे दिया। आया कि नहीं आया? आया। तो k स्क्वायर माइनस 4, तो k की वैल्यू बोलो। k कितना आया? चूंकि लॉग में लगा है तो प्लस लेना पड़ेगा, रुको, वरना माइनस लॉग मानेगा नहीं, तो k2 माने जाएगा ना, k2। अब k2 लगा दो यहाँ पर, तो 2 अगर लगा दे तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये रही। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन रही है नई वाली? जल्दी बोले। तो x स्क्वायर 2 लगा दो तो माइनस 8√2x और प्लस k की जगह कितना? 2 की पावर 4 कितना? 16, 32 माइनस, तो अरे मल्टीप्लाई भी करना है, 31 आया प्लस 31 इज इक्वल टू 0। सही है क्या? तो अल्फा प्लस बीटा वो सब लिख लोगे, तो डायरेक्ट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पर अगर चले तो अल्फा प्लस बीटा आते नहीं इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा होता है क्या? इसकी वैल्यू डायरेक्ट दी 66 डालो। अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा वो इधर देखो बस। कहां था अल्फा प्लस बीटा? ये रहा। कहां? ये रहा। के की जगह कितना? 2। कितना रखे? 8√2। ये हो गया 66 माइनस अल्फा बीटा 31। तो टोटल कितना आया? 66 से 31 घटाओ, 66 से 31, 35 इंटू 8, 35 इंटू 8, 280 माइनस का प्लस का ना, ठीक है। तो इस पूरे लेक्चर में हमने क्या किया है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स और रूट्स की इंपॉर्टेंट बातें, और हमने पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कॉमन रूट के क्वेश्चंस। तो आप देख सकते हैं जितना हमने बोला कि सिर्फ लोकेशन ऑफ रूट बचा है, हम आगे करेंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, कॉमन रूट्स, और आपके फटाफट क्वेश्चन बनेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो आज हमने कवर कर लिया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट और कॉमन रूट्स। लोकेशन ऑफ रूट के लिए हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मत छोड़िएगा, देखते रहिए सारे लेक्चर्स। थैंक यू सो मच, बाय।